Hello friends, this is Mohit Advocate and this is part 2 of CPC. In this video I will continue order 2, order 4, order 5 of CPC and we will read all the rules of order 2, order 4 and order 5 CPC. So I am reading from my CPC Bare Act of Universal and order 2 is frame of suit. Rule 1, frame of suit. सूट का फ्रेम कैसे होगा, सूट को मतलब फ्रेम कैसे किया जाएगा, उसके टेक्स्ट को, उसके कंटेंट को कैसे सेट किया जाएगा. एवरी सूट शैल एज फार एज प्रैक्टिकल बी फ्रेम्ड एज टू अफोर्ड ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन अपॉन द सब्जेक्ट इन डिस्प्यूट एंड टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन कंसर्निंग दैम. हर सूट को इस तरह फ्रेम किया जाएगा, उसकी टाइपिंग, उसकी ड्राफ्टिंग इस तरह से होगी कि सारे जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है ना वो सारे ही उस सूट में लिखे जाएँ, उस वाद में लिखे जाएँ, कोई आगे कमी ना रह जाए उस सूट में कि आगे कोई फर्दर लिटिगेशन कोई अराइज हो बाद में. सो ये रूल 1 ये कहता है. रूल 2, सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम. रूल 2 ऑफ ऑर्डर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑर्डर 2 रूल 2 आपने कई बार कोर्ट में सुना भी होगा. ऑर्डर 2 रूल 2 की बार लग जाती है, तो ये वही है. सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम. आपको जितना भी आपका जो भी कॉज ऑफ एक्शन है उससे रिलेटेड आपको होल क्लेम पूरा का पूरा जो आपने मांगना है वो एक बार में ही मांग लो. बार बार 20% करके 30% करके मत मांगो. एक ही सूट में जितना आपने मांगना है वो मांग लो. तो ये ऑर्डर 2 रूल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी. सब रूल 1, एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम विच द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन. सो कह रहा है हर वाद में पूरा क्लेम जो भी आप मांग सकते हो उसमें पूरा क्लेम लिखोगे कि आपका ये क्लेम है और आपके ये मैटर्स थे, आपके ये फैक्ट्स है इस कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड, और आप पूरा ही मैटर लिख दोगे. और जो भी वादी, जो भी प्लेंटिफ एंटाइटल है कॉज ऑफ एक्शन के रिलीफ के लिए. बट अ प्लेंटिफ में रिलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सूट विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट. और बोल रहा है परंतु जो वादी है उसका जैसे कॉज ऑफ एक्शन की वैल्यू 1 करोड़ रुपीज़ है और गुड़गांव या फिर द्वारका कोर्ट की जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न सीनियर डिवीज़न की वैल्यू पैक्यूनरी जुरिडिक्शन होती है, जिसको हम बोलते हैं कि कोर्ट की पैसों की जुरिडिक्शन कि कितने तक के वो मैटर देख सकता है. सो गुड़गांव एंड द्वारका कोर्ट की 5 लाख है, मान के चलिए 5 लाख रुपीज़ है सिविल जज जूनियर डिवीज़न की वैल्यू. सो वो बोल रहा है सब रूल 1 का ऑफ रूल 2 का लेटर पार्ट ये बोल रहा है कि प्लेंटिफ वादी रिलिंक्विश कर सकता है, छोड़ सकता है अपना का क्लेम का कोई भी पोर्शन. मतलब उसको 2 लाख लेने थे, उसको 6 लाख रुपए लेने थे और वो गुड़गांव कोर्ट में अगर उसको सूट फाइल करना है तो 5 लाख रुपए का भी कर सकता है, 1 लाख रुपए वो छोड़ सकता है. यही रूल 2 का सब रूल 1 कह रहा है. एंड नाउ रूल 2 सब रूल 2, रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम. कह रहा है रिलिंक्विश तो किया है क्लेम को, लेकिन थोड़ा भाग में किया है, पार्ट में किया है. सो इट्स सेइंग वेयर अ प्लेंटिफ ओमिट्स टू सू इन रिस्पेक्ट ऑफ. कह रहा है या तो प्लेंटिफ को सू करना था, केस डालना था किस संदर्भ में, जो केस डाला था कॉज ऑफ एक्शन के संदर्भ में, लेकिन वो ओमिट टू सू, उसने केस तो डालना था, उसकी ड्यूटी थी उसको केस डालना था, पर उसने उसकी ड्यूटी उसने फुलफिल नहीं की, उसने ओमिशन कर दिया. और इंटेंशनली रिलिंक्विशेस, या जानबूझकर स्वयं इच्छा से अपने क्लेम को, कॉज ऑफ एक्शन के कुछ पार्ट को छोड़ दिया. एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, वही कुछ भाग छोड़ दिया. ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड्स सू इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोर्शन. अब उस पर बार लग जाएगी, वादी पे बार लग जाएगी, प्लेंटिफ पे बार लग जाएगी, उसको रोक दिया जाएगा कि अब तुम जो तुमने छोड़ा था, रिलिंक्विश किया था वो पोर्शन, अब उसके लिए तुम केस नहीं डाल सकते. सो ओमिटेड और रिलिंक्विश, जो उसने ओमिट किया था उसको जो डालना था जो नहीं डाला, और रिलिंक्विश जो वो छोड़ चुका था, सो उस पर बार लग जाएगी. रूल 2 सब रूल 3, ओमिशन टू सू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीफ्स. कह रहा है रिलीफ्स तो बहुत सारे मांगने थे एक कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड, पर मांगे एक ही. मतलब एक से ज़्यादा आप रिलीफ मांग सकते थे, लेकिन आपने मांगा एक ही रिलीफ, तो ओमिशन कर दिया आपने. सो आगे उन रिलीफ को लेने में भी बार लग जाएगी. यही सब रूल 3 बोल रहा है, रूल 2 का बोल रहा है. अ पर्सन एंटाइटल टू मोर देन 1 रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन. एक व्यक्ति हकदार है कि वो एक से ज़्यादा रिलीफ ले सकता है एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे. मे सू फॉर ऑल, तो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो सबके लिए सू कर दे, सबके लिए केस डाल दे. और एनी ऑफ सच रिलीफ, या उनमें से किसी भी रिलीफ को लेने के लिए केस डाल दे. बट इफ़ ही ओमिट्स, बट उसको पता था कि मेरा ये रिलीफ मैं ले सकता हूँ, पर वो फिर भी ओमिट कर देता है, पता होते हुए भी नहीं करता है वो काम. सो एक्सेप्शन क्या है,
विद द लीव ऑफ द कोर्ट, भाई परमिशन अगर बाद में अदालत ने परमिशन दे दी तो ठीक है, नहीं तो टू सू फॉर ऑल सच रिलीफ्स, कि आप और जो आपके रिलीफ रह गए उनके लिए सू कर लेना, कोर्ट अदालत दे देती है ठीक है, नहीं तो उसको बार कर दिया जाएगा। ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड सू फॉर एनी रिलीफ सो ओमिटेड। सो अब उस पर बार लग गई कि अब और रिलीफ के लिए जो उसको एक कॉज ऑफ एक्शन से मिल सकते थे, अब उसको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेंगे, अब उस पर बार लग गया है। सो ये ऑर्डर 2 रूल 2 सब रूल 3 की बार है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल 2 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ रूल 2, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस रूल एन ऑब्लिगेशन एंड अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इसके लिए मान लो कि एक ऑब्लिगेशन है, कोई मतलब कोई दायित्व है, और एक कोलेटरल सिक्योरिटी, कोई आपने साथ के साथ कोई सिक्योरिटी रखवा रखी कहीं पर फॉर इट्स परफॉर्मेंस, किसकी ऑब्लिगेशन की परफॉर्मेंस के लिए, उसकी मतलब उसको फुलफिल करने के लिए, उसके डिस्चार्ज के लिए। एंड सक्सेसिव क्लेम्स अराइजिंग अंडर द सेम ऑब्लिगेशन, और बहुत सारे क्लेम्स उठते रहते हैं उस ऑब्लिगेशंस के फुलफिल करने में, परफॉर्मेंस में। सक्सेसिव क्लेम्स मतलब एक के बाद एक क्लेम्स शैल बी डीम्ड रिस्पेक्टिवली टू कंस्टिट्यूट बट वन कॉज ऑफ एक्शन। तो मान लीजिएगा वो सक्सेसिव क्लेम्स जो उठ रहे हैं ना, वो एक ही कॉज ऑफ एक्शन है, वो सक्सेसिव जो क्लेम्स उठ रहे हैं वो अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। यही एक्सप्लेनेशन क्लियर करती है। अब हम ऑर्डर 2 रूल 2 की इलस्ट्रेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर्स में बहुत बार आती है, वो देखेंगे। ए लेट अ हाउस टू बी एट अ ईयरली रेंट। ए अपना घर बी को किराए पर दे देता है, सालाना रेंट ईयरली रेंट पर 1200 रुपये, मतलब फुल प्रीमियम पे दे देता है, एक वन टाइम प्रीमियम 1200 रुपये में दे देता है। द रेंट फॉर द होल ऑफ द ईयर्स 1905, 1906 एंड 1907 इज ड्यू। एंड बोलता है जो अब बी उसको ए को किराया नहीं दे रहा है, और बी को कितने सालों का किराया उसका पेंडिंग है देना, ए को 1905 का, 1906 का, 1907 का। इस ड्यू, बी ने ए को नहीं दिया है और अनपेड, और बिल्कुल एक पैसा भी नहीं दिया। ए सूज बी इन 1908, ए ने बी पर केस डाला 1908 पे, ओनली फॉर द रेंट ड्यू फॉर 1906, और सिर्फ किस चीज़ के लिए केस डाला, जो उसका रेंट बकाया था 1906 के लिए। ए शेल नॉट आफ्टरवर्ड सू बी फॉर द रेंट ड्यू फॉर 1905 और 1907। अब ए पे बार लग जाएगी ऑर्डर 2 रूल 2 की, कि तूने अपना होल क्लेम क्यों इंक्लूड नहीं किया था उस सूट में, और तूने अपने जो पहले तूने सूट डाला था बी के ऊपर, उसमें तुमने 1905 और 1907 के रेंट क्यों नहीं मांगा था। तो अब ए पे बार लग जाएगी, अब आप सूट फाइल नहीं कर सकते। यू आर बार्ड बाय दी प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर 2 रूल 2 CPC। दिस इज ओनली रूल 2 इज सेइंग, ओके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रूल 3, जॉइंटर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन। अब नाउ रूल 3 बताता है कि कॉज ऑफ एक्शंस जॉइंटर कैसे होता है। सो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्शन। सो कॉज ऑफ एक्शन होता क्या है। सो मान लीजिए एक बंदा है ए के पास कोई राइट है, उसके पास राइट है कि भाई वो अपनी प्रॉपर्टी को, जो उसकी संपत्ति है, उसको इंजॉय कर सकता है, उसको कैसे भी उसमें रह सकता है, उसमें कुछ भी कर सकता है, उसमें मतलब कुछ भी आइटम रख सकता है, मतलब फर्नीचर वगैरह ये सब, वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसका फुल फ्लैश्ड ओनर है ए। वो कोई बी है, कोई ना जान ना पहचान, कोई बी है। अब बी उसके घर में एंट्री ले लेता है और बोलता है ये तो मेरा घर है, जो कि है ए का, लेकिन बी आ जाता है, बोलता है ये तो मेरा घर है। अब वो उसके टाइटल को, ए के टाइटल को डिनाई कर रहा है। ए के टाइटल को डिनाई क्यों कर रहा है, बोल रहा है ये तो मेरा घर है। अब ए के पास क्या आ गया, अब ए के पास कॉज ऑफ एक्शन आ गया, किसके अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट, कि वो कोर्ट में जाके, अदालत में जाके क्या प्रे करेगा कि जज साहब ये मेरे एक टाइटल को डिनाई कर रहा है, तो आप एक डिक्लेरेशन की डिक्री इशू कर दीजिए और बता दीजिए पूरी दुनिया को कि ये मेरा ही घर है, किसी बी का नहीं है, ना किसी सी का है। सो ये होता है कॉज ऑफ एक्शन, ओके। सो मेनली कॉज ऑफ एक्शन को और कह सकते हैं, वन पर्सन इज हैविंग अ लीगल राइट एंड अनदर हु वायलेट्स हिज लीगल राइट गिव्स राइज टू अ कॉज ऑफ एक्शन। दिस इज ओनली अ स्टोरी ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। रूल 3 ऑर्डर 2, जॉइंटर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन। अब बहुत सारे कॉजेज ऑफ एक्शन मिल गए, तो उसका जॉइंटर कैसे होगा एक ही सूट में। तो इट इज सेइंग सब रूल 1 ऑफ रूल 3, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो कह रहा है जहाँ इस जहाँ इस CPC में कोड में जहाँ बचाया हुआ है वहाँ तो अच्छे से उसको बचा लेना, जो बोला हुआ है खुल के, नहीं तो जनरल रूल ये है। अब प्लेंटिफ में यूनाइट इन द सेम सूट सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट। तो वादी जितने भी उसके पास कॉजेज ऑफ एक्शन है ना उस प्रतिवादी के अगेंस्ट, सारे ही यूनाइट, सारे ही जोड़ लेगा, क्लब कर लेगा और एक सूट फाइल कर देगा उस प्रतिवादी के अगेंस्ट में, विरुद्ध में। और द सेम डिफेंडेंट्स जॉइंटली, या कोई और डिफेंडेंट्स हैं या उसका कॉज ऑफ एक्शन निकलता है किसी अलग अलग प्रतिवादियों पे, तो उन प्रतिवादियों को भी एक ही सूट में ज्वाइन कर लेगा और कॉज ऑफ एक्शन भी उनके प्रतिवादियों के
जो भी रिस्पेक्टिव जिसके लिए कर रहे हैं उनको, उनके कॉज ऑफ एक्शन को यूनाइट कर लेगा। एंड एनी प्लेंटिव्स हैविंग कॉजेज ऑफ एक्शन इन विच दे आर जॉइंटली इंटरेस्टेड अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट, और प्लेंटिव्स जितने भी, एक प्लेंटिव है या दो प्लेंटिव है, तीन प्लेंटिव है, तीनों प्लेंटिव के अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन है और एक ही प्रतिवादी के अगेंस्ट में, एक ही डिफेंडेंट के अगेंस्ट में है, तो प्लेंटिव्स भी अपने कॉज ऑफ एक्शन को, एक से ज़्यादा जो प्लेंटिव्स बनेंगे वो यूनाइट कर लेंगे, जोड़ लेंगे अपने कॉजेज ऑफ एक्शन को, और द सेम डिफेंडेंट जॉइंटली, और उस प्रतिवादी के लिए ही उसको कॉज ऑफ एक्शन है प्लेंटिव्स का, वो यूनाइट कर लेंगे, मे यूनाइट सच कॉजेज ऑफ एक्शन इन द सेम सूट, और एक ही वाद में ये सारे कॉजेज ऑफ एक्शन जुड़ जाएंगे, चाहे मनी रिकवरी का है, चाहे रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, रिकवरी ऑफ मीन प्रॉफिट्स का है, इंजंक्शन का है, और या फिर डिक्लेरेशन का कोई कॉज ऑफ एक्शन ही कर रहा है, तो चाहे एन नंबर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन भी जोड़ सकता है एक प्लेंटिव या एक डिफेंडेंट, ठीक है, एक ही सूट में। ये हमारा बता रहा है रूल 3 सब रूल 1। अब हम रूल 3 सब रूल 2 पढ़ेंगे। वेयर कॉजेज ऑफ एक्शन आर यूनाइटेड, कह रहा है जहाँ कॉजेज ऑफ एक्शन को एक सूट में, एक वाद में डाला गया था, क्लब किया गया था, द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट एज रिगार्ड्स द सूट shall depend on the amount or value of the aggregate subject matter at the date of instituting the suit. So अब jurisdiction जो pecuniary jurisdiction है, अब कोर्ट की भाई इतने सारे causes of action आपने मिला लिए, अब जो पैसे की वैल्यू है कोर्ट की वो भी तो बढ़ जाएगी। सो कह रहा है जो कोर्ट की वैल्यू होनी चाहिए, जो pecuniary jurisdiction होनी चाहिए, वो एग्रीगेट जितने भी आप cause of action मिलाने वाले हो ना, उसको एक्सीड नहीं करनी चाहिए, उसके दायरे में ही रहनी चाहिए, नहीं तो आप उस कोर्ट में फाइल नहीं कर पाओगे, आपको कोई हायर कोर्ट चूज करना पड़ेगा जिसकी पैक्यूनरी जुरिडिक्शन ज़्यादा है। यही हमारा रूल 3 सब रूल 2 बोलता है, ऑर्डर 2 का। अब रूल 4, ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी जॉइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपने वाद डाला हुआ है, प्लेंटिफ ने, वादी ने सूट डाला हुआ है, एक वाद डाला हुआ है किसका, रिकवरी करने के लिए, वसूल करने के लिए, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में वापस लेने के लिए, तो बोल रहा है ये वाले केसेस भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के साथ साथ ये वाले जो नीचे मैं बताने वाला हूँ ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक ही सूट में, एक ही वाद में, वो वादी कर सकता है। सो नो कॉज ऑफ एक्शन शैल, तो कह रहा है वैसे तो जनरल रूल है कि कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं मिलेगा, पर अनलेस एक्सेप्शन आ गई, विद द लीव ऑफ द कोर्ट, कह रहा है आप अदालत की परमिशन ले लीजिए, बी ज्वाइंड विद अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अदालत की परमिशन ले लेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप उसको जोड़ सकते हैं कोई अदर क्लेम को, किसके साथ, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ साथ आप जोड़ सकते हैं। एक्सेप्ट, कह रहे जो ए बी सी ये जो नीचे दी गए हैं इनकी कोई परमिशन नहीं लेनी, नहीं तो और आप कोई जोड़ोगे रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के सूट के साथ तो उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, पर एक्सेप्शन ये ए बी सी है ना, इनकी अगर आप जोड़ रहे हो रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ तो इनकी कोई परमिशन नहीं लेनी, इजाज़त नहीं लेनी कोर्ट से, अगर ये आप कॉजेज ऑफ एक्शन में जोड़ रहे हो उस सूट में, उस वाद में जो आपने डाला हुआ है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये ए बी सी है ना, ये जो नीचे रूल 4 में ये दिए हुए हैं सब हेड्स, इनको आप बिना परमिशन के जोड़ सकते हो। सो ए, क्लेम फॉर मीन प्रॉफिट्स, सो कोई क्लेम आपका निकल के आ रहा है जो कि मीन प्रॉफिट्स का है। मीन प्रॉफिट्स इज कि किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है और जब तक वो उस कब्जे में रहा तो आपको कितने रुपए तक का नुकसान हुआ और उसको कितने रुपए तक का फायदा हुआ जिसने कब्जा कर रखा है, तो वो मीन प्रॉफिट्स होता है। MESNE मीन प्रॉफिट, इसको मैसने प्रॉफिट्स नहीं बोलते, बहुत सारे लोग इसको मैसने प्रॉफिट्स बोलते हैं, पर ये मीन प्रॉफिट्स होता है, इसमें एस साइलेंट है। ओके, और अरियर ऑफ रेंट, या कोई रेंट बकाया है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी पे किसी को रेंट देना है, किसी किराएदार को रेंट देना है और वो प्रॉपर्टी भी नहीं छोड़ रहा है, वो संपत्ति भी नहीं छोड़ रहा है, तो आप रिकवरी तो करोगे साथ में उस अरियर ऑफ रेंट्स भी क्लेम कर लोगे, एक ही सूट में, एक ही वाद में ज्वाइंट कर दोगे, यूनाइट कर दोगे अरियर ऑफ रेंट के क्लेम को भी। सो ये कह रहा है। अब बी, क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, सो कह रहा है आपने रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस तो डाला हुआ है, पर आप साथ में कौन सा क्लेम और जोड़ दोगे, क्लेम जोड़ दोगे कि आप डैमेजेस का, जो कोई अनुबंध, कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटा है, किसी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, तो उसके लिए आप डैमेजेस भी ले सकते हो उस व्यक्ति से जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, और उसकी रिकवरी ऑफ, और आपको सूट किसका डाला हुआ है, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, अचल संपत्ति का, तो उसमें आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो डिफेंडेंट से जिसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, अनुबंध का ब्रीच किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में, अनुबंध में धोखा दिया आपको। सी, क्लेम इन विच द रिलीफ सोट इज बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, सो कोई और क्लेम जो आपका रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई क्लेम है, वो क्लेम है आपका रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और कोई और क्लेम उससे ही निकल के आ रहा है रिकवरी से ही, सो आप उसको भी यूनाइट कर सकते हो। ये रूल 4
स्पेसिफिकली आपको परमिशन दे रहा है और आपको इन तीनों पॉइंट्स के लिए किसी कोर्ट की जरूरत नहीं है परमिशन की। अब रूल 4 का प्रोवाइजर, प्रोवाइडेड एंड नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट एनी पार्टी इन अ सूट फॉर फोरक्लोजर और रिडम्पशन। सो बता रहा है कुछ भी इस रूल में नहीं रोकेगा उन पार्टीज को, उन दलों को जिन्होंने सूट डाला हुआ है, जिन्होंने वाद कौन सा डाला हुआ है, फोरक्लोजर का और रिडम्पशन का। फोरक्लोजर और रिडम्पशन के सूट्स वो होते हैं जो मोर्गेजर वर्सेज मोर्गेजी और मोर्गेजी वर्सेज मोर्गेजर डालते हैं। जो मोर्गेज डीड बनती है और फोरक्लोजर के सूट में जब पैसा जो मोर्गेजी है जिसने पैसे ले रखे हैं वो दे नहीं पाता है, मतलब रीपे नहीं कर पाता है, तो जो मोर्गेजी है वो फोरक्लोजर का सूट डालेगा कि ये पैसा नहीं दे पा रहा है तो फोरक्लोज करो। और अगर जो मोर्गेजर है जिसने अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी रखवा कर पैसे लिए थे किसी से तो वो मोर्गेजर है। और मोर्गेजर सूट डालता है, वो वाद डालता है रिडम्पशन का, वो अपनी प्रॉपर्टी को छुड़वाता है और पैसे उसको मोर्गेजी को दे देता है। तो ये कह रहा है कि इस रूल का कोई भी जो ये मोर्गेज, ये जो रिडम्पशन और फोरक्लोजर में जो पार्टीज हैं इनको नहीं रोकेगा क्या करने से, फ्रॉम आस्किंग टू बी पुट इनटू पोजेशन ऑफ द मोर्गेज प्रॉपर्टी। तो ये रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस डालेंगे ये मोर्गेजर मोर्गेजी भी। सो ये आज साथ के साथ क्या आस्क कर लेंगे, साथ के साथ क्या प्रे कर लेंगे अदालत से कि हमें पोजेशन में भी, हमें कब्जे में भी बैठा दिया जाए इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के में। तो ये उनको पावर मिल रही है, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, उनको अलग से कोई केस नहीं डालना कि अब हमें पोजेशन के लिए कोई अलग से सूट डालना पड़ेगा, नहीं। रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ साथ ही उनको पोजेशन में भी बैठा दिया जाएगा जो मॉर्गेज डीड की पार्टीज हैं। ये रूल 4 स्पेसिफिकली ऑर्डर 2 का बोलता है। अब रूल 5, क्लेम्स बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर और एयर्स। क्लेम्स बाय और अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटर और एयर्स, लीगल एयर्स, जिसकी बॉडी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रूल 5 हेडिंग से इंपॉर्टेंट है। रूल 6, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। अब कोर्ट की शक्ति, अदालत की शक्ति कि वो सेपरेट ट्रायल ही सेपरेट ऑर्डर कर देगा। सो बॉडी, where it appears to the court that the jointer of causes of action in one suit may embarrass or delay the trial। अब अदालत को लगता है कि इतने सारे जॉइंटर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन हो गए ना, तरह तरह के प्लेंटिफ ने, तरह तरह के वादियों ने, तरह तरह के प्रतिवादियों ने, डिफेंडेंट्स ने, ये इतने तरह के एक ही कॉज ऑफ, मतलब एक ही सूट में एक ही वाद में इतने तरह के कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइन कर लिए। तो ऐसा करने से जो दीवानी मुकदमा है, जो सूट है, उसके हालात बिगड़ गए, वो एम्बेरस हो गया है, या अब ऐसा करने से उसमें उसकी ट्रायल में उसको डिसाइड होने में बहुत टाइम लग जाएगा। सो दैट और इज अदरवाइज इनकन्वीनियंट। ये कह रहा है या तो कोर्ट को उचित रीजन लगते हैं कि ये तो बिल्कुल भी इनकन्वीनियंट हो गया, अब डिसाइड ही नहीं हो पाएगा केस मुझसे। द कोर्ट में ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स और मेक सच अदर ऑर्डर एज मे बी एक्सपीडियंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। अब अदालत क्या करेगा, ऑर्डर निकाल देगा कि भाई मैं इस कॉज ऑफ एक्शन की ट्रायल अलग करूंगा, इस कॉज ऑफ एक्शन की ट्रायल अलग करूंगा, कॉज ऑफ एक्शन 3 की ट्रायल अलग करूंगा, और पार्टीज वगैरह को, जो रिस्पेक्टेड पार्टीज उन कॉज ऑफ एक्शन की है, उन सबको अलग कर देगा, बाहर कर देगा और सेपरेट ट्रायल में उनको एंटरटेन करेगा। यही हमारा रूल 6 ऑफ ऑर्डर 2 बोलता है। अब रूल 7, ऑब्जेक्शन एज टू मिस जॉइंटर। अब वही ऑब्जेक्शन, आपत्ति लेनी है, और कब लेनी है, मिस जॉइंटर। कोई कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइन करना था पर वो कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइन नहीं किया, तो क्या हो गया, मिस जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। सो इट इज सेइंग ऑल ऑब्जेक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस जॉइंटर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन। हर वह आपत्ति जो जिसका आधार क्या है कि मिस जॉइंटर हुआ है कॉजेज ऑफ एक्शन का, कि ये कॉज ऑफ एक्शन तो बनता ही नहीं था और इसका मिस जॉइंटर हो गया, ये नहीं बनता था। शैल बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। तो कब लिया जाएगा ऑब्जेक्शन, आपत्ति कब उठाई जाएगी मिस जॉइंटर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन की, एट अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, जल्द से जल्द उठाई जाएगी। एंड इन ऑल केसेज वेयर इश्यूज आर सेटल्ड। और उन हर मुकदमों में, दीवानी मुकदमों में जब तो उठाई जाएगी जब इश्यूज फ्रेम हो गए हैं। ऑर्डर 14 में जो इशू फ्रेम होते हैं वो इशू फ्रेम हो गए हैं। एट और बिफोर सच सेटलमेंट, या तो उस दिन उठा लो जिस दिन इशू फ्रेम हो रहे हैं ऑर्डर 14 के, जिस दिन चार्ज फ्रेम हो रहे हैं, इशू फ्रेम हो रहे हैं, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हो रहा है, या उससे पहले भी आप उठा सकते हैं वो ऑब्जेक्शन, आपत्ति। अनलेस, एक्सेप्शन क्या है, वही द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन है सब्सिक्वेंटली अराइजन, कि भाई जो आधार है ऑब्जेक्शन उठाने का वो बाद में ही अराइजन हुआ है, बाद में ही उत्पन्न हुआ है, तो आप पहले कैसे उठा लेते। एंड एनी सच ऑब्जेक्शन नॉट सो टेकन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन वेव्ड। एंड वही कह रहा है अगर आपने आपत्ति नहीं उठाई जॉइंटर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन की, जो मिस जॉइंटर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन की, तो माना जाएगा कि आपने वो वेव कर दिया, अपने अधिकार को छोड़ दिया है, अब वो ट्राई किया जाएगा उसी वाद में, उसी सूट में। ये हमारा ऑर्डर 2 हो गया सक्सेसफुली। इसमें 7 रूल्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है।
अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर 4, जो कि बोलता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, कि सूट्स का वाद का दाखिला कैसे होगा अदालत में, ये ऑर्डर 4 बोलता है। सो इसमें दो ही रूल हैं, रूल 1 एंड रूल 2। रूल 1 बोलता है सूट टू बी कमेंस बाय प्लेंट, वाद की शुरुआत कैसे होगी, प्लेंट से होगी, प्लेंट से होगी, ठीक है। वाद की शुरुआत, सूट की शुरुआत प्लेंट से होगी, एक दावे से होगी। सब रूल 1, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट इन डुप्लीकेट टू द कोर्ट। हर एक सूट कोर्ट में कब इंस्टीट्यूट माना जाएगा, जब उसका प्लेंट, उसका एक वाद पत्र डुप्लीकेट में, नकल के साथ एक कोर्ट को, एक अदालत को दे दिया गया है। और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ, यह अदालत को नहीं दिया है, यह अदालत के कोई ऑफिसर को दिया है, तो माना जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया प्रॉपर कोर्ट में। तो अगर हमने प्रॉपर ऑफिसर को भी वह वाद पत्र प्लेंट दे दिया है तो मेनली ये जो ऑफिसर होता है ये एलमत होता है, इसको बोलते हैं एलमत, सिविल एलमत, ओके। अब रूल 1 सब रूल 2, एवरी प्लेंट शैल कंप्लाई विद द रूल्स कंटेन्ड इन ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7 सो फार एज दे आर एप्लीकेबल। कह रहा है हर वाद पत्र कौन से ऑर्डर के रूल फॉलो करेगा, ऑर्डर 6 प्लीडिंग्स के रूल फॉलो करेगा, ऑर्डर 7 जो प्लेंट के रूल्स बताता है वो फॉलो करेगा उसको, और शैल करने ही पड़ेंगे, नहीं तो डिसमिस नहीं, रिजेक्शन। और रूल 1 सब रूल 3, द प्लेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, नहीं मानेंगे बिल्कुल भी कि वाद पत्र इंस्टीट्यूट हो गया, दाखिल हो गया है, अनलेस, एक्सेप्शन क्या है, इट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन सब रूल 1 एंड 2, जब तक कि वो वाद पत्र रिक्वायरमेंट जो उसकी आवश्यकता है, जो रूल 1 के सब रूल 1 और सब रूल 2 में बताई हुई हैं, जब तक उनको फुलफिल नहीं करेगा, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, आवश्यकताओं को नहीं मानेगा वो वाद पत्र, तो तब तक हम नहीं मानेंगे कि वाद वो सूट कोर्ट में इंस्टीट्यूट हुआ है, वो नहीं हुआ है, उसका अफेक्ट रहेगा नहीं हुआ है अगर उसने रिक्वायरमेंट नहीं मानी है तो। अब ऑर्डर 4 रूल 2, रजिस्टर ऑफ सूट्स। ये रजिस्टर ऑफ सूट्स क्या होता है, हर एक वाद जब भी कोर्ट में डलता है तो उसकी एंट्री होती है एक रजिस्टर में, जिसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ सूट्स। सो इट इज सेइंग द कोर्ट शैल कॉज द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सूट टू बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट फॉर द पर्पस एंड कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स। तो कह रहा है हर एक अदालत एक रजिस्टर रखेगी और उस रजिस्टर में हर एक जो वाद पत्र, हर एक जो दावा उसके पास आएगा, उसके पर्टिकुलर्स को एंटर कर देगी, और किस में एंटर करेगी, रजिस्टर्स ऑफ सिविल सूट में एंटर कर देगी। सच एंट्रीज शैल बी नंबर्ड इन एवरी ईयर, और जो एंट्रीज, जो रजिस्टर भरते जाएंगे साल प्रति साल, तो हर सूट्स की एंट्री कर देगी, वो भी नंबर वाइज, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच द प्लेंट आर एडमिटेड। और वो एंट्री किस चलेगी, वो एंट्री रेगुलरली चलेगी जिस हिसाब से वाद पत्र फाइल हो रहे हैं उस रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स में, वो होच पोच नहीं रहेगा, बिल्कुल सिस्टमेटिकली तरीके से सारी एंट्रीज होंगी। अब तो ये रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स अभी भी होता है कि ये जो नए एडवोकेट हैं जो बने हैं, ये सोचते हैं कि भाई फाइलिंग ब्रांच जो कंप्यूटराइज सब कुछ सिस्टम है वो ही इनको रिकॉर्ड को रखती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स अभी भी हैं कोर्ट के पास, वो सिविल एलमत के पास मिलते हैं। फाइलिंग ब्रांच तो बस आपका ई कोर्ट्स पे जो मामला है वो चढ़ा देती है और कुछ नहीं करती है, ठीक है। जो मेन सूट्स हैं आपके तो फाइलिंग ब्रांच में फाइल होते हैं, वो चेक भी कर देते हैं कि क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई हैं ऑर्डर 6 ऑर्डर 7 की या नहीं। तो फाइलिंग ब्रांच का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, मेन रोल तो रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स में अगर आपका वाद पत्र की एंट्री हो गई तो आपका सूट इंस्टीट्यूट माना जाएगा। अब ऑर्डर 5, वन ऑफ द मेन ऑर्डर ऑफ सीपीसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सीपीसी का। ऑर्डर 5 जो बोलता है इशू एंड सर्विस ऑफ सम्मन्स, कि सम्मन्स बनेंगे कैसे और वो उनकी सर्विस कैसे होगी, प्रतिवादी को और गवाहों को वो पहुंचेंगे कैसे। सो रूल 1 ऑफ ऑर्डर 5 सम्मन्स, सब रूल 1, व्हेन अ सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, तब एक दावा डल चुका है, कोर्ट में आ चुका है और वो एक्सेप्ट भी हो चुका है। A summons may be issued to the defendant to appear and answer the claim and to file the written statement। तो एक सम्मन इशू होगा, और किसको इशू होगा सम्मन, प्रतिवादी को, कि तुम कोर्ट में हाजिरी दे दो और ये जो तुम्हारे ऊपर ये दावा डला है इसका आंसर दो, इसका उत्तर दो, और एक क्या फाइल करो, एक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करो अपने बिहाफ पे, जिसको हम बोलते हैं WS कोर्ट्स में, ऑफिस डिफेंस, कि तुम्हारा क्या डिफेंस है, तुम क्या तर्क ले रहे हो अपने डिफेंस में, तो वो रिटर्न स्टेटमेंट में लिख दो अपना डिफेंस। इफ़ एनी, अगर कोई को डिफेंस लेना चाहता है तो ही रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा,
विद इन 30 डेज, प्री का क्वेश्चन 30 डेज, कितने दिनों में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा? 30 डेज में। फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स ऑन दैट डिफेंडेंट, और कब, और 30 डेज कब से कैलकुलेट होंगे? उस दिनांक से जब से प्रतिवादी को सर्विस हुई है उन समन्स की, ठीक है। अब रूल 1 ऑफ ऑर्डर 5 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट नो सच समन्स शैल बी इशूड व्हेन अ डिफेंडेंट हैज अपीयर्ड एट द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। सो बोल रहा है कोई भी समन इशू मत करना अगर प्रतिवादी जब वाद डल रहा था, जब वाद सूट में, जब वाद कोर्ट में प्रेजेंट हो रहा था, तो प्रतिवादी वहीं पे था मौजूद, वो वादी के साथ, प्लेंटिव के साथ साथ आ गया था वहीं पे। तो कह रहा है कोई सम्मन इशू करने की जरूरत नहीं है अगर प्रतिवादी डिफेंडेंट कोर्ट में आपके सामने उपलब्ध है और वो वादी के जो प्लेंटिव है उसके साथ में खड़ा है, तो क्या सम्मन इशू करके क्या करोगे? जब वो सामने ही खड़ा है तो, और आपके पास उसकी फाइल है, तो उसको सम्मन थोड़ी भेजोगे जब वो आपकी नज़रों के सामने खड़ा है। तो ये यही कह रहा है प्रोवाइजर। तो कह रहा है कोई सम्मन इशू नहीं करोगे। और आगे क्या बोल रहा है? एंड एडमिटेड द प्लेंटिव्स क्लेम, और साफ साफ मान रहा है, हाँ मैं तो इस वादी का जो इसने मेरे ऊपर केस करा है, केस ठोका है, मैं तो मान रहा हूँ, मेरे को देने हैं ये पैसे, उसे जो भी इसने केस करा है मेरे को देने, मेरे बनते हैं। तो कह रहा है कोई सम्मन इशू करने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट, प्रोवाइजो 2 ऑफ रूल 1 ऑफ ऑर्डर 5 प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट विद इन द सेड पीरियड ऑफ 30 डेज, जहाँ जो प्रतिवादी है वो विफल हो जाता है, फेल्स हो जाता है, और जो अपनी WS है उस 30 डेज के पीरियड के अंदर फाइल नहीं करता है, ठीक है। तो बोलता है he shall be allowed to file the same on such other days as may be specified by the court for reasons to be recorded in writing। अब कोर्ट क्या करेगा, अदालत क्या करेगा? एक लिखित में ऑर्डर अपने रिकॉर्ड करेगा और कोई अगली तारीख लगा देगा जो भी उसको उचित लगती हो, पर वो तारीख 90 दिनों से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। 90 दिनों के अंदर, 90 डेज के अंदर तो WS जो रिटर्न स्टेटमेंट है प्रतिवादी को फाइल करनी ही पड़ेगी। 90 डेज इज अ लिमिट, ओके। सो हर एक जो डिफेंडेंट होते हैं इन सिविल सूट्स में, जो भी हम कोर्ट में देखते हैं, वो हमेशा 90 डेज के पीरियड में ही करते हैं। कोई भी 30 डेज में तो कोई ही करेगा, जो अच्छा बच्चा हो, जो अच्छा प्रतिवादी होगा वही करेगा, नहीं सभी तो 90 डेज तो लेते ही लेते हैं, 90 डेज के ऊपर नहीं लेते। अगर लेते भी है तो फिर वो कोर्ट अपनी जो सेक्शन 151 में इनहेरेंट पावर को यूज़ करते हुए बढ़ा देती है और फिर अनलिमिटेड टाइम दे देती है। पर ज़्यादातर तो वही लीनियंट होती है कोर्ट, अदालत, और 90 दिनों के अंदर तो करना ही पड़ता है, नहीं तो हैवी कॉस्ट लगा देती है। ये हमारा रूल 1 बोल रहा था ऑर्डर 5 का। अब सब रूल 2 रूल 1 का ही, अ डिफेंडेंट टू हुम अ समन्स हैज बीन इशूड अंडर सब रूल 1 में अपीयर। अब जिस प्रतिवादी को समन्स इशू हुए हैं सब रूल 1 में, अब वो हाजिरी कैसे देगा? ऐसे देगा, ए इन पर्सन, या तो खुद ब खुद आ जाएगा अदालत में, बी बाय अ प्लीडर ड्यूली इंस्ट्रक्टेड एंड एबल टू आंसर ऑल मटेरियल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द सूट, किसी वकील को भेज देगा और उसको इंस्ट्रक्शंस दे देगा उस वकील को कि क्या मैटर है और भाई आपको क्या बोलना है, और भाई बोलना क्या है, मतलब वो तो खुद ही बोलेगा वकील कि ये मैटर है मेरा और आप ये बोलना जाके कोर्ट में, मेरी तरफ से आप ये रिस्पॉन्स देना, तो वकील को भेज देगा। सी बाय अ प्लीडर accompanied by some person able to answer all such questions, यार वकील आ जाएगा, पर वकील के साथ कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो सारे आंसर, जो सारे उत्तर दे सूट से रिलेटेड, उस वाद से रिलेटेड, तो वो भी आ जाएंगे। अब सब रूल 3 ऑफ रूल 1 ऑफ ऑर्डर 5, एवरी सच समन्स शैल बी साइंड बाय द जज। अब वो जो हर समन जो इशू करेगा अदालत, उसको साइन करेगा, उस पर हस्ताक्षर करेगा जज, और सच ऑफिसर एज ही अपॉइंट, या कोई और ऑफिसर, वही अलमद जो सम्मन काटेगा वो भी साइन कर सकता है, हस्ताक्षर कर सकता है। एंड शैल बी सील्ड विद द सील ऑफ द कोर्ट, और मैंडेटरी है, सील तो लगेगी, चाहे सील तो उस पर सम्मन पर लगेगी, चाहे तो जज सम्मन निकाल रहा है, साइन कर रहा है, या फिर चाहे अलमद उस पर साइन कर रहा है, तो सील तो लगेगी, मोहर तो लगेगी। अब ऑर्डर 5 रूल 2, इसमें 30 रूल्स हैं, तो आज हम सारे करेंगे। ऑर्डर 5 के रूल 2, कॉपी ऑफ प्लेंट एनेक्स टू सम्मन्स, कह रहा है नकल जाएगी, जो वाद पत्र है उसकी नकल जाएगी, किसके साथ? सम्मन्स के साथ। ये मैंडेटरी है, इसमें अमेंडमेंट भी हुई थी रूल 2 में 1999 में, 1999 में। तो बोल रहा है एवरी सम्मन शैल बी अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ प्लेंट, बोल रहा हर सम्मन, प्री का क्वेश्चन है ये, हर एक सम्मन के साथ क्या जाएगी लगकर? एक नकल जाएगी, और वो किसकी नकल होगी? वाद पत्र की, प्लेंट की। रूल 3, कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन, अदालत बोल देगा कि वादी और प्रतिवादी तुम अपनी हाजिरी दो इन पर्सन, खुद ब खुद आओ, ना किसी वकील को भेजो और ना किसी अपने उस व्यक्ति को भेजो जो मटेरियल क्वेश्चन के आंसर कर सकता है, तुम खुद ब खुद आओ, ये रूल 3 बताता है। सो कह रहा है सब रूल 1,
वेयर द कोर्ट सीज रीजन टू रिक्वायर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट। सो जहाँ अदालत को कारण लगते हैं, और उसको कारण क्यों लगते हैं कि भाई प्रतिवादी की पर्सनल हाजिरी, उसको स्वयं बुलाना जरूरी हो गया है। द सम्मन्स शैल ऑर्डर हिम टू अपीयर इन पर्सन इन कोर्ट ऑन द डे देयर इन स्पेसिफाइड। तो सम्मन्स में क्या लिखा होगा कि प्रतिवादी डिफेंडेंट जी आपको ही कोर्ट में आना पड़ेगा। उस सम्मन में स्पेसिफिकली लिखा होगा कि आपकी पर्सनल हाजिरी कोर्ट में चाहिए। सब रूल 2 ऑफ रूल 3, वेयर द कोर्ट सीज अ रीजन टू रिक्वायर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द प्लेंटिफ। अब ये सब रूल 2 प्लेंटिफ के ऊपर भी लगता है कि अदालत को रीजन लगता है कि प्लेंटिफ वादी को बुला लेना चाहिए कोर्ट में, उसकी हाजिरी जरूरी है। तो सम्मन्स में प्लेंटिफ का नाम लिखा होगा और उसको बोलेंगे कि भाई आपको पर्सनल हाजिरी देनी है, ये स्पेसिफिकली मेंशन होगा। अब रूल 4 ऑफ ऑर्डर 5, नो पार्टी टू बी ऑर्डर्ड टू अपीयर इन पर्सन अनलेस रेजिडेंट विद इन सर्टेन लिमिट्स। अब कोई प्रतिवादी है, कोई वादी है, अब भाई वो किसी कोई दायरे में तो रहता होगा, जब तो आ सकेगा वो। ये तो है नहीं कि सूट वाद पत्र दावा फाइल हुआ है गुड़गांव में या द्वारका में, और जो प्रतिवादी है या वादी है वो रह रहे हैं श्रीलंका में या फिर तमिलनाडु में। तो जो सिविल कोर्ट है यहाँ का उन्हें नहीं बुला सकता, बिल्कुल भी नहीं बुला सकता। रूल 4 स्पेसिफिकली यही बता रहा है कि भाई जो 50 माइल्स और 250 माइल्स के रेडियस में रहते हैं, आप सिर्फ कोर्ट में पर्सनल हाजिरी के लिए उन्हें ही बुला सकते हैं। और जो 50 माइल्स और 250 माइल्स है, अगर हमें इन्हें किलोमीटर में निकालना है तो आप 50 माइल्स को 1.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 250 माइल्स को 1.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो किलोमीटर में वो सारे किलोमीटर में डिस्टेंस आ जाएगा, तो उन्हें ही बुला सकते हैं। और 50 किलोमीटर में तो 50 माइल्स में तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए। 50 माइल्स से नीचे है तो उसको आना ही पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी आए, चाहे वो रेंगता अपने पैरों पे आए, भग के आए, ठीक है। और लेकिन जब 250 माइल्स की बात आती है तो उसके घर के पास एक रेलवे स्ट्रीमर या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऐसा होना चाहिए साधन जिससे वो आ सकता है। यही हमारे पास रूल 4 मोटा मोटा बोलता है। अब रूल 5, सम्मन्स टू बी ईदर टू सेटल इश्यूज और फॉर फाइनल डिस्पोजल। बोल रहा है सम्मन्स, अदालत सम्मन इशू कर देगा और किस चीज़ के लिए करेगा कि सेटल इश्यूज, आप जो सेटलमेंट होती है इश्यूज की उसके लिए आ जाइए, उसके लिए मैं डेट लगा रहा हूँ या सम्मन्स दे रहा हूँ, या फिर फाइनल डिस्पोजल के लिए कि एक ही डेट लगा रहा हूँ, एक ही डेट पर सूट का निपटारा कर दूंगा, उसको डिसाइड करके खारिज कर दूंगा। तो यही रूल 5 बोलता है द कोर्ट शैल डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ इशूइंग द सम्मन। अब कोर्ट निर्णय लेगा कि क्या डिटरमाइन करेगा, वे करेगा, परोजेगा, क्या परखेगा एट द टाइम ऑफ इशूइंग द सम्मन, जिस समय पर वो सम्मन इशू कर रहा है। वेदर इट शैल बी फॉर द सेटलमेंट ऑफ इशूज ओनली, कि यह सम्मन सेटलमेंट ऑफ इशूज के लिए होने चाहिए और फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट, या फिर कि मेरे को सूट पहली तारीख में एंड करना है, फाइनल डिस्पोजल के सम्मन्स में भेजूँ, तो कोर्ट अदालत इसको डिटरमाइन करेगा। एंड द सम्मन शैल कंटेन अ डायरेक्शन अकॉर्डिंगली, और जैसे डिटर्मिनेशन हो गई और सम्मन में तो वो लिख कर ये डायरेक्शंस, ये निर्देश जाएंगे। अब रूल 5 का प्रोवाइजो, प्रोवाइड दैट इन एवरी सूट हर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज द सम्मन शैल बी फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट। जो भी जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कोजेज है, अदालत जो छोटे छोटे कोज देखता है, अगर वो सम्मन भेजेगा तो वो हर सम्मन किसके भेजेगा, वो फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट के ही भेजेगा, जो ऑर्डर 15 में हमें मिलते हैं देखने के लिए। ऑर्डर 15 फाइनल डिस्पोजल फॉर सूट्स की बात करता है, तो कोर्ट ऑफ स्मॉल कोजेज हमेशा सम्मन किसके भेजेगा, फाइनल डिस्पोजल फॉर सूट के लिए भेजेगा, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए कभी नहीं भेजेगा। प्री का क्वेश्चन ये रूल 5 में से ऑर्डर 5 का। ओके, अब रूल 6, फिक्सिंग डे फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। अब एक दिन तय कर रहा है कोर्ट, एक दिन तय कर रहा है अदालत की प्रतिवादी के लिए हाजिरी देने के लिए, ठीक है। रूल 6 में द डे अंडर सब रूल 1, अब बोल रहा है कि जो दिन, जो सब रूल 1 में बताया था ना 30 डेज के अंदर आना पड़ेगा WS फाइल करने के लिए, वही शैल बी फिक्स विद रेफरेंस टू द करंट बिजनेस ऑफ द कोर्ट, कि वो फिक्स होना, ऐसा फिक्स होगा कि जो कोर्ट का, जो अदालत का व्यापार चल रहा है, जो बिजनेस चल रहा है, जिसमें वो प्रोसीडिंग्स देखता है और भी, उसके दौरान फिक्स हो जाएगा। द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट एंड द टाइम नेसेसरी फॉर द सर्विस ऑफ सम्मन्स, और यह देखते हुए होगा कि जो प्रतिवादी है उसका निवास स्थान कहाँ है, कितनी दूर है, उस हिसाब से डे फिक्स होगा, वो दिन फिक्स होगा केस की सुनवाई के लिए, दीवानी मुकदमे की सुनवाई के लिए, तो उसी हिसाब से फिक्स होगा। अगर वो पंजाब में रहता है और केस डला हुआ है गुड़गांव में और या तो फरीदाबाद में या द्वारका में, और आपने तारीख लगा दी, जैसे आज अगर आप तारीख लगा रहे हो, डेट लगा रहे हो, आप जज साहब हो, तो आप तारीख लगा रहे 2 दिन की, 2 दिन में तो उसके पास सम्मन्स भी नहीं जाएंगे, तो वो आएगा कैसे, तो आप इसी हिसाब से आप तारीख लगाओगे सोच समझ के, डिटरमाइन करके। ये बस यही बोल रहा है, कहना है
एंड द डे शैल बी सो फिक्स्ड एज टू अलाउ द डिफेंडेंट सफिशिएंट टाइम टू एनेबल हिम टू अपीयर। और वो दिन ऐसा तय होगा कि डिफेंडेंट प्रतिवादी को खूब सारा टाइम मिल जाए, खूब सारा समय मिल जाए कि वो अच्छे तरीके से अपने केस को समझ सके और उसको जवाब लेके आ सके अदालत में। ये बोल रहा है बस ये रूल 6 ऑफ 5। अब रूल 7, समन्स टू ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट रिलाइड ऑन बाय हिम। अब समन्स में क्या निर्देश दिए जाएंगे प्रतिवादी को कि भाई जो भी तेरे पास दस्तावेज है जिसपे आप अपने डिफेंस को रिलाई करना चाहते हो वो अपने साथ ले आना। अब बोल रहा है द समन्स टू अपीयर एंड आंसर शैल ऑर्डर द डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस ऑल डॉक्यूमेंट्स और कॉपीज देयरऑफ स्पेसिफाइड इन रूल 1A ऑफ ऑर्डर 8। जो अब सम्मन जाएगा प्रतिवादी के पास तो उसमें लिखा होगा कि आप अपने सारे दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स जो भी आप प्रस्तुत करना चाहते हैं आप ले आना, ठीक है। ये बोल रहा है इन इज पोजेशन और पावर, जो उसके पोजेशन में है और जो उसकी शक्ति में है या फिर वो किसी और के पास रखे पर वो लेके आ सकता है। अपॉन विच ही इंटेंड्स टू रिलाई इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम, जिस भी जो भी डॉक्यूमेंट्स पर वो अपने क्लेम को रिलाई करेगा, मतलब उस पर टिका रहेगा और अपने बचाव करेगा, डिफेंस करेगा। से ये रूल 7 बोल रहा है। अब रूल 8 ऑफ ऑर्डर 5, ऑन इशू ऑफ सम्मन्स फॉर फाइनल डिस्पोजल डिफेंडेंट टू डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस हिज विटनेसेस। अगर सम्मन्स इशू हुए हैं किस चीज़ के, फाइनल डिस्पोजल फॉर सूट के लिए, सो डिफेंडेंट को प्रतिवादी को डायरेक्शंस दे दी जाएंगी, निर्देश दे दिए जाएंगे कि अपने सारे गवाह जो तुम्हारे हैं वो ले आना उसी दिन ही। सो बोल रहा है वेयर द सम्मन्स इज फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट, जहाँ सम्मन्स काटे गए हैं फाइनल डिस्पोजल फॉर द सूट के लिए, सूट को एक ही तारीख पर खत्म करने के लिए। इट शैल ऑल्सो डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस, तो सम्मन्स में क्या निर्देश दिए जाएंगे कि प्रतिवादी आप प्रोड्यूस करें, प्रस्तुति करें ऑन द डे फिक्स्ड फॉर हिज अपीयरेंस, जो दिन आपकी हाजिरी के लिए रखा गया है उस दिन पर, ऑल विटनेसेस अपॉन हुज एविडेंस ही इंटेंड्स टू रिलाई इन सपोर्ट हिज क्लेम, वो सारे गवाह जिनकी गवाही पर आप टिक रहे हैं अपने क्लेम में, तो आप उस दिन सारे अपने गवाहों को गवाही के लिए ले आना जिस दिन आपको फाइनल डिस्पोजल फॉर सूट के लिए सम्मन मिले हैं और आपको आना है। तो ये हमारा रूल 8 कह रहा है ऑफ ऑर्डर 5। अब हमारा सेकंड चंक ऑफ रूल्स चालू हो जाता है जो कि बोलता है सर्विस ऑफ सम्मन्स, जो कि हमारा रूल 9 से लेकर रूल 30 तक है। तो हम ये आराम से पढ़ेंगे। तो इसमें अब रूल 9 डिलीवरी ऑफ सम्मन्स बाय कोर्ट। अब डिलीवरी, अदालत डिलीवरी कैसे कराएगा सम्मन्स की। सो इट्स सेइंग सब रूल 1 वे द डिफेंडेंट रिजाइड्स विद इन द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, जहाँ प्रतिवादी क्षेत्रफल के अंदर ही रह रहा है जिसमें वाद पत्र डला हुआ है, इन विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड और हैज एन एजेंट रेजिडेंट विद इन दैट जुडिक्शन, और जिस अदालत में वाद पत्र डला हुआ है या तो उस क्षेत्रफल में उसका कोई एजेंट है, हु इज एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट द सर्विस, और जिसको प्रतिवादी ने उस एजेंट को बोला हुआ है कि भाई तू मेरे जो केस कुछ मेरे ऊपर डलेंगे तो उसकी सर्विस ले लियो, उसको एक्सेप्ट कर लियो उन नोटिस को ऑफ द सम्मन्स, मतलब सम्मन्स को। द सम्मन्स शैल, तो बोल रहा है सम्मन्स शैल मैंडेटरी है, अनलेस एक्सेप्शन क्या है, द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, भाई अदालत अलग से कोई निर्देश देता तो वो मानना, नहीं तो क्या जनरल रूल है, बी डिलीवर्ड और सेंड ईदर टू द प्रॉपर ऑफिसर और टू बी सर्व्ड बाय हिम, एक प्रॉपर ऑफिसर को दिए जाएंगे और वो प्रॉपर ऑफिसर ही प्रतिवादी या उसके एजेंट को सर्विस करेगा, और वन ऑफिस सबॉर्डिनेट्स या उस प्रॉपर ऑफिसर के कोई जूनियर को दे दिए जाएंगे जो सर्विस कर देगा प्रतिवादी पे या उसके एजेंट पे, और टू सच कुरियर सर्विसेज एज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट, या कोई ऐसी पोस्टल सर्विसेज है जो भी अदालत ने मंजूरी दे रखी है कि ये भी सम्मन्स को प्रतिवादी या उसके एजेंट के पास पहुंचा सकती है। तो दिस इज ओनली रूल 9 इज सेइंग। एंड रूल 9 सब रूल 2 द प्रॉपर ऑफिसर में बी एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट, जो बोल रहा है जो प्रॉपर ऑफिसर रहेगा जो सम्मन्स की सर्विस करेगा वो एक अदालत का कर्मचारी भी हो सकता है, अदर देन, और कौन सा हो सकता है वो अदर देन, उसके अलावा, देन इन विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड, वो जो प्रॉपर ऑफिसर रहेगा वो दूसरे कोर्ट का कोई कर्मचारी रहेगा, उस अदालत का नहीं रहेगा। जो सर्विस ऑफ सम्मन्स करेगा कोई सेकंड अदालत, कोई उसी, मतलब क्षेत्रफल तो वही है लेकिन तो कोई दूसरी अदालत बैठती है, तो वो उसका प्रॉपर ऑफिसर सर्विस करेगा प्रतिवादी को। जैसे आप मान सकते हो, आई विल बैक अगेन,